वर्ष 2023 में आईएएस प्रारंभिक परीक्षा और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और अन्य राज्यों की प्रारंभिक परीक्षाओं में करंट से संदर्भित जो प्रश्न पूछे जाने हैं उसी का हम क्रम में चल रहे थे। तो अब अगला जो प्रश्न है जो पूछा जा सकता है इन परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा में, वह ये पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है एमवी गंगा विलास। एमवी गंगा विलास नामक एक यान, एक शिप, एक पानी का जहाज़, वह जब चला तो विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, यानी नदी में चलने वाला जो एक जहाज़ है वह सबसे लंबा है विश्व में, एमवी गंगा विलास। जनरली जो जहाज़ हैं, शिप हैं, वो आपका सागर, महासागर में चलते हैं, लेकिन नदी पर चलने वाला जो क्रूज है विश्व का सबसे बड़ा एमवी गंगा विलास। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही साथ ये कि एक राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 अस्तित्व में आया। तो राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 2016 में आया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इस अधिनियम को जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा तो वह कब लागू हुआ? 12 अप्रैल 2016 को। तो राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 को 12 अप्रैल 2016 में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत 111 जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग बनाया गया, घोषित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में इस समय राष्ट्रीय जल मार्ग यानी पूरे देशों में जोड़ने वाले जल मार्ग कितने हैं? 111 जल मार्ग हैं। नदी में, नदी को नदी से जोड़ना और उसमें से जाकर के यात्रा करना 111 जल मार्ग हैं। और तो ये आपको ध्यान देना है। साथ में यहाँ पर यह भी देखा जाए कि ये जो यात्रा शुरू हुई थी इस एमवी गंगा विलास की, तो इस यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी शुरुआत की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की थी 13 जनवरी 2023 को। और यह है विश्व का सबसे लंबा जो नदी क्रूज़ है एमवी गंगा विलास। इसे वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ये आगे बढ़ता रहा। और इसकी यात्रा जो पूरी हुई है तो असम राज्य में पूरी हुई है। 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर के इसकी यात्रा पूरी हो रही। तो बोगीबील याद रखना है, डिब्रूगढ़ जिले में है, असम में है। इसका मतलब है कि वाराणसी से बोगीबील तक यात्रा इसने पूरी की। अब हम यहाँ पर देखें कि एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो हल्दिया से प्रयागराज तक है। एक अलग से क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया तक है, यह पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हें आपको समझना है। और इसी के साथ में एमवी गंगा विलास के संदर्भ में जो विश्व का सबसे लंबी नदी क्रूज है इसे हम लोग समाप्त करते हैं। और अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिससे संदर्भित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो ये जो डिसीज़न देते हैं तो ये डिसीज़न देने का काम इंग्लिश लैंग्वेज में लेते हैं। लेकिन कुछ न्यायालयों ने ये सोचा है कि उसे क्षेत्रीय भाषा में निर्णय लिखने हैं। तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने का काम सबसे पहले जो शुरू किया केरल उच्च न्यायालय। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? केरल उच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा। और संविधान की जो हमारी 8वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाएं वहाँ पर हैं। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान द्वारा मान्य हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और इन 22 क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किस अनुसूची में है? 8वीं में है।
और हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है इन 22 क्षेत्रीय भाषाओं में किसी भी भाषा में वह निर्णय दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में सहूलियत के दृष्टिकोण से और पूरे भारत में कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज होने के कारण ये था। लेकिन केरल उच्च न्यायालय पहला उच्च न्यायालय बन गया जो क्षेत्रीय भाषा में जिसने निर्णय दिया। और यहाँ पर हम ये देखें कि प्रमुख रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, केरल उच्च न्यायालय ने जो क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया निर्णय देने में, तो मलयालम भाषा थी। मलयालम भाषा में उन्होंने निर्णय देने का काम किया और ये पहला उच्च न्यायालय बन गया। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लेते हैं पेज नंबर 8 आया, 8वां नंबर, और इसमें है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जो आई, तो यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है जो एजुकेशन के बारे में सूचना देती है। और यह रिपोर्ट कब जारी की गई? 18 जनवरी 2023 को अंडरलाइन कर लेंगे। 18 जनवरी 2023 को ये जारी की गई और ये डेट पूछी जा सकती है। और इस तरह से अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, हुब्बल्ली जंक्शन। हुब्बल्ली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बन गया है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म, भारत का नहीं विश्व का, वह है हुब्बल्ली जंक्शन। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, अति महत्वपूर्ण है। तो हम ये देखते हैं कि जो हुब्बल्ली जंक्शन है, उस हुब्बल्ली जंक्शन का नाम हुब्बल्ली जंक्शन कर दिया गया है। और यह है विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म है और यह है कर्नाटक में है, और कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में है। और इसी तरह धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी आती हैं। जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में वहाँ देखा जाता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का संबंध किस राज्य से है, ऐसा बेसिक क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो वह धारवाड़, चूँकि ज़िला आज भी है, क्षेत्र भी है, चट्टानें भी वहाँ पर हैं, तो यह है उन चट्टानों का संबंध कर्नाटक से है। और हुब्बल्ली जो स्टेशन है वह धारवाड़ ज़िले में है, कर्नाटक राज्य में है। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा हुब्बल्ली जंक्शन किस राज्य में है, वह कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है 2023 के यूपीपीसीएस अन्य राज्यों की परीक्षाओं में और आईएएस 2023 में भी। उसके बाद हम लेते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट, और वह आया भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम। तो भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलापों आधारित पहलों को लॉन्च किया ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। मतलब ऐसा जिला जो संविधान की गतिविधियों, प्रावधानों आदि को समझने वाला जिला है। तो इसीलिए कह देते हैं कि संविधान से साक्षर है, संविधान को जानने वाला है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा जिला है जो संविधान के बारे में लगभग सारी चीज़ें जान रहा है, तो वह कोल्लम है। यह अति महत्वपूर्ण है और कोल्लम केरल में पड़ता है। यह घोषणा यानी वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है और केरल का है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कोल्लम कहाँ पर है, तो केरल में है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? कोल्लम है। फिर आया अगला पॉइंट, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सिविल सर्विसेज आईएएस एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन 2023 एंड आल्सो इन यूपीपीसी 2023 एंड अदर एग्जामिनेशन आल्सो अदर स्टेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन।
ये एक मिशन है, एक कार्यक्रम है जो लागू किया गया सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, और वह है ग्रीन हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन है वह ग्रीन हाइड्रोजन को हम यूटिलाइज करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसलिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। अब ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस मिशन में ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र भारत बनेगा किस वर्ष तक, 2047 तक ये क्वेश्चन आएगा, इसे आपको समझना है। और जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन, आज हम पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं, डीजल है, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसलिए हमें एयर पॉल्यूशन ना बढ़े, हमें वह इंजरी ना हो, लॉस ना हो, उसके लिए हमें नया फ्यूल हमें तलाशना पड़ेगा, नया संसाधन। वह नया संसाधन है हरित हाइड्रोजन, और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा, ऐसा एक लक्ष्य रखा गया। तो हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य ऊर्जा उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, और हमारा जो कार्बन का उत्सर्जन है, एमिशन है, वह जीरो हो जाए, जिससे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड आदि उत्सर्जन ना हो और एयर पॉल्यूशन ना हो। तो उसके लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी जीरो करने का जो डेट रखी गई है, वर्ष रखा गया है, वह है 2070। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष को शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल कर लिया जाएगा, 2070। और ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र कब बनेगा, 1947 से भारत स्वतंत्र हुआ था। हम तो ये कह सकते हैं कि एक हमें दैहिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सर्वस्व स्वतंत्रता 1947 से मिली थी, और 100 साल बाद एक नई स्वतंत्रता मिलने का लक्ष्य है, वह है ऊर्जा स्वतंत्रता। और सच तो यह है, सब कुछ ऊर्जा पर निर्भर, ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन द एनर्जी, बिकॉज वी हैव टू डू विद एनर्जी ओनली। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज, either IS or PCS, but without energy you can't do anything. The goodly preparation is going on when you have the energy. That energy is given by the teacher, and that is going to be strong in your heart and also in your environment. Then there is the selection. It means for the selection that is important, the energy. आपके जीवन में सफलता मिले, ऐसी स्वतंत्रता ऊर्जा वाली 100 साल बाद मिलने जा रही है, और वह 2047 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप बहुत बखूबी रूप से सही करके आपको आना है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक जिला है वायनाड। वायनाड जिला केरल का है, वायनाड जिला केरल का। और ये एक ऐसा जिला है जो पहला जिला बन गया है भारत देश में। लेकिन वो किस मामले में है? सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। यानी जो हमारी जनजातियां हैं, जो काफ़ी संसाधनों से दूर रहती हैं, उन्हें दस्तावेज नहीं मिल पाते हैं, काफ़ी जो है पीछे है, उन्हें हम सारे बुनियादी दस्तावेज, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इन सारी चीज़ें उपलब्ध करा दें जिससे उनका जीवन बढ़िया चले। ऐसा काम केरल का वायनाड जिला किया है, वो पहला जिला बन चुका है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आया, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। तो भारत की सबसे जो लंबी एस्केप टनल के रूप में आएगा, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की गई है। और यह इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत ये यानी की जाएगी।
और हमें ये देखना है कि यह देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। एक बात यह है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और जब जलवायु परिवर्तन कहा जाएगा इसका मतलब नकारात्मक है। कुदरत ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने विभिन्न प्रकार की गैसों का एक संगम बनाया है जिसे हम कहते हैं वायु, और वही हमारे लिए उपयोगी है। और अगर उनकी परसेंटेज गैसों का कम ज़्यादा होता है तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए हानिकारक है। और जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि जो गैसों का प्रतिशत है उनका कम ज़्यादा होना। और जब वायु की गैसों का कम ज़्यादा होगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, हमारे लिए क्षतिकारक है। इसलिए जलवायु परिवर्तन हमारे लिए क्षतिकारक है क्योंकि एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन ना हो, हम प्रदूषण न बढ़ाएं, तभी जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। पूरे विश्व को समझना होगा, जानना होगा। हालांकि जितने हमारे प्राणी हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, जिसे हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी की बात है, उसे हम सड़कों के निर्माण में या नगरों के निर्माण में हम जंतुओं को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। जलवायु का परिवर्तन का मतलब है तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है यानी हमारे लिए संकट आ रहे हैं। ये जलवायु परिवर्तन ना हो, इसे हम रोकें, तो इसके लिए हमें एक प्रयास करना होगा। और जब मजबूत प्रयास सक्रियता से किए जाते हैं उसका नाम मिशन दिया जाता है। इसलिए अगर हम कोई एक मिशन शुरू करें कि जलवायु परिवर्तन ना हो या हमें उतना नुकसान ना हो, उसे कहा जाएगा जलवायु परिवर्तन मिशन। भारत देश में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया और ये पहला राज्य है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वह है तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका इतना ही पूछेगा तो इसे आप तैयार रखें। अगर डेट की बात आती है तो 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने इसे मिशन को शुरू किया और ये पहला राज्य बन गया है। उसके बाद और हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट आया भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। मतलब एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर लगभग पूरी तौर से पुस्तकालय हो गए हैं, लाइब्रेरी हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का वो कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर पूर्णतया लगभग पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरी हैं, और वह देश का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। वह है धर्मदम। धर्मदम पहला ऐसा क्षेत्र है और वो केरल का है। आप देख रहे होंगे केरल बौद्धिकता के मामलों में, मानव कल्याण के मामले में, मानव विकास के मामले में पहल करने वाला एक महत्वपूर्ण राज्य है। और आपने ये देखा कि पुस्तकालय भी खोलने का काम उसने किया। धर्मदम यह एक है क्षेत्र केरल का जहां पुस्तकालय हो गए हैं। एक खासियत है अपने केरल राज्य की और हिंदुस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावी राज्य है। शिक्षा का स्तर तो काफ़ी अच्छा है और नंबर 1 में ही है। लेकिन केरल राज्य में अगर कोई 80, 82, 85 साल का व्यक्ति मिलेगा तो वह कोई किताब पढ़ रहा होगा, कोई मैगज़ीन पढ़ रहा होगा, कोई स्टोरी है पढ़ रहा होगा, कोई नावल पढ़ रहा होगा। और आप कहेंगे कि आपको तो मरना है 1 आध साल में, आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो ये कहेंगे कि कल भी मरना होगा, आज तो पढ़ लो। मतलब वहाँ मरने वाला व्यक्ति 1 घंटे भी पढ़ता है। इतनी साक्षरता एजुकेशन को महत्व दिया जाता है। और रही बात नॉर्थ इंडिया में, अगर मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करूं, 45 साल का हुआ और लड़का 20 साल का हुआ तो 45 साल वाला एक्चुअली में भी युवा हुआ है लेकिन अकर्मण्य है, आलसी है। तो वह 45 साल का व्यक्ति 20 साल के अपने लड़के से कहता है अब तो मेरी अवस्था जरा की है, बुढ़ापे की है, अब तो मैं कुछ लायक नहीं हूँ, अब मेरी तुम सेवा करो।
मतलब यह है कि उसे अभी जीना है 80-85 साल तक, यानी 45 साल तक, अभी 40 साल तक वह धरती का बोझ, परिवार का बोझ बनेगा। आखिरकार ये क्यों? एक साइकोलॉजी है, एक टेंडेंसी है। उसने मान लिया है कि मैं हूँ बूढ़ा, और सच में नहीं है। अगर वह ये माने कि अभी मुझे 40 साल तक काम करना है, और अगर उससे पढ़ाई की बात करें तो कहता अब तो मरना ही है, 45 साल का है, अब मैं क्यों पढ़ूं। अगर उससे कभी आप कहते हैं डिग्री ले लो, 8th तक पढ़े, 10th की डिग्री ले लो, कहता क्यों पढ़ें, अब मरने के बाद भूत लोक, प्रेत लोक के लिए मैं क्यों पढ़ूं। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान, हाँ, तो ये चीज़ें आती हैं, ये मतलब एक सोच है। लेकिन केरला में आज मरने वाला है तो कहता है एक नॉवेल तो पढ़ लूँ, मैकबेथ तो पढ़ लूँ विलियम शेक्सपियर की, क्या है उसमें पोएटिक ड्रामा, ये चीज़ें आती हैं। ये सिर्फ एक सोच की बात है और कुछ नहीं। व्यक्ति को मरने के क्षण तक सक्रिय होना चाहिए और इस धारा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत है और हिंदू मिथोलॉजी कहती है पुनर्जन्म होगा और इस जन्म के कर्म अगले जन्म में काम आते हैं। इसलिए अगर पुनर्जन्म होगा, नया जन्म होगा, तो जो ये शिक्षा है वहाँ काम आएगी। IAS जल्दी बन जाएंगे, पहले अटेम्प्ट में बन जाएंगे, इसलिए पढ़ना चाहिए। तो यह है धर्म दम। और अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। भारत का एक सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र बनाया गया है। जो वेस्टेज मटेरियल शहरों में निकलता है, लिक्विड है, उसको हमें ट्रीट करना है और उसके लिए हमें एक फैक्ट्री लगाएं तो उसे कहा जाएगा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। और इसमें हम ये देखें, तिरुपति है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में तिरुपति नगर निगम है और वहाँ पर ये फाइटोरिड तकनीक पर आधारित यह एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र बनाया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी सीवेज लाइन आदि को उसे प्यूरिफाई करके, फिल्टर्ड करके और उसे एक नए रूप में डेवलप करने का काम कहाँ शुरू किया गया? तिरुपति नगर निगम ने शुरू किया। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि तकनीक कौन सी होगी, तो फाइटोरिड तकनीक पर वह आधारित है इस रूप में, यानी इसे हमें समझना है। और नेक्स्ट पॉइंट आया नेक्स्ट पॉइंट में हम लेते हैं केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य है। यानी ये कहा जाए कि केरल में बैंकिंग में वर्किंग जो होती है वो टोटली डिजिटल होती है और देश का ये पहला है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है? केरला है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया, नेक्स्ट पॉइंट में हम लें और एक स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। और जो स्मार्ट कार्यक्रम है तो यह कब शुरू किया गया? 2 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है स्मार्ट कार्यक्रम। और ये जो स्मार्ट कार्यक्रम है वह भारत देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए है और आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने के लिए है। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो आयुर्वेद के विकास और अनुसंधान से जुड़ा हुआ यह स्मार्ट कार्यक्रम है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है 2022। और ये जो इंडेक्स है तो इसमें ये देखते हैं कि सामाजिक प्रगति के बारे में यानी ये बताया गया है। तो इस वाले पॉइंट में आपको थोड़ा सा यह समझना है
कि शामिल अगर हम राज्य देखते हैं और इन शामिल राज्यों में 3 आयाम रखे गए हैं, ठीक है। और ये जो आपके सामने मैटर है, तो बाकी चीज़ें इसमें आप पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लें। नेक्स्ट पॉइंट आया आपका हिमालयी, यानी हिमालय का याक एक पशु है, याक, और इसको खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। पालतू याक, जिसका वैज्ञानिक नाम है बास ग्रूनीनस, अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार, मंगोलिया आदि में पाया जाता है। भारत में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड में पाया जाता है। 20वीं पशुधन गणना 2019 अंडरलाइन करना है हमें। 20वीं पशुधन गणना 2019, यानी पशुधन गणना 20वें नंबर की गई है। किस वर्ष की गई, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2019 में की गई। और इस जनगणना में भारत में लगभग 58,000 याक पाए गए हैं। अब 26 नवंबर 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे FSSAI कहा जाता है, तो इसके वैज्ञानिकों के पैनल द्वारा हिमालय के याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की जाती है। खाद्य पशु का मतलब क्या है? खाद्य यानी पशु, फूड एनिमल वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। मान लिया उसे हमने पाला, उससे दूध या आदि जो चीज़ें मिल सकती हैं, या उसके मांस का भी उपयोग किया जा सकता है, वह खाद्य पशु है। तो याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। याक एक प्राणी है, एक जानवर है, एक एनिमल है, और इस याक में जो हिमालय में रहता है, और इसमें एक प्रकार के कहा जाए भैंस जैसा जानवर है, इस तरह के जानवर के रूप में एक अलग से जानवर है। याक एक जानवर है जो हिमालय में है, उसे हिमालय क्षेत्र में पाला जाता है और जंगल में भी पाया जाता है। अब आया नेक्स्ट पॉइंट। अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था की गई है, यानी पुलिस आयुक्त प्रणाली अपनाई गई है 3 जिलों में, प्रयागराज में, आगरा में और गाज़ियाबाद में। ये अभी अपनाई गई है। तो 3 नए ज़िले हैं, प्रयागराज, आगरा और गाज़ियाबाद। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक पुलिस विभाग में पुलिस आयुक्त प्रणाली और पुलिस आयुक्त प्रणाली के बारे में एक बार मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पर शॉर्ट में आपको ये चर्चा कर दूँ। जब पुलिस आयुक्त प्रणाली नहीं होती है तो किसी ज़िले के प्रशासन में वहाँ का जो SP होता है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, वह जब कोई किसी प्रकार का वह विधिक काम ये करने जाता है, तब उस स्थिति में एक मजिस्ट्रियल परमिशन लेने के लिए DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेता है, क्योंकि उसके पास मजिस्ट्रियल पावर नहीं होता है, यानी SP के पास। सामान्यतः पुलिस विभाग में SP के पास, DSP के पास में जुडिशियल पावर यानी मजिस्ट्रियल पावर नहीं होता, उसे DM से मजिस्ट्रियल पावर लेना होता है, तब जिला बदर या जिला से बाहर करने या अन्य निर्णय लेने होते हैं। चूँकि पुलिस विभाग में भी काम करने के लिए मजिस्ट्रियल एक इंस्ट्रक्शन, एक आदेश, परमिशन आवश्यक होती है,
और जहां पर डीएम से लेना होता है तो पुलिस विभाग को थोड़ा प्रक्रिया आगे बढ़ानी होती है, दुष्कर हो जाती है, लंबा समय लगता है, इसलिए अपराधियों को मौका मिलता है और अपराध है कंट्रोल में कम आता है। जब वहाँ की सरकार ये सोचती है कि किसी ज़िले में हमें अपराध को कंट्रोल करना है तो वहाँ पर विलंब ना हो, जल्दी से काम हो, तब तो एक ही रास्ता बचता है कि पुलिस विभाग के ऑफिसर को मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया जाए। और मजिस्ट्रेट का पावर अगर उससे मिल जाएगा तो वह पकड़ेगा किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को, और मजिस्ट्रियल वर्किंग तुरंत कर देगा, विलंब नहीं होगा और अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अपराध को कंट्रोल करने के लिए ये माना गया कि पुलिस को भी मजिस्ट्रियल पावर दिया जाए। और जब पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर दे देते हैं तो वहाँ पुलिस के प्रशासन को, पुलिस के कार्य को उस ज़िले में हम पुलिस आयुक्त प्रणाली बोलने लगते हैं, यानी पुलिस कमिश्नर सिस्टम या कमिश्नरी सिस्टम हम बोलने लगते हैं। और इस कमिश्नरी सिस्टम में वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं तो उन्हें अधिकार मिल जाते हैं। सामान्य स्थिति में पुलिस विभाग में यानी एसपी है, डीएसपी होते हैं, लेकिन जब पुलिस प्रणाली लग जाती है तो फिर आयुक्त हुआ करते हैं, कमिश्नर होते हैं और डिप्टी कमिश्नर होते हैं, जॉइंट कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। सामान्य ढंग में उत्तर प्रदेश में जो सीओ है सर्कल ऑफिसर, लेकिन अगर जिस ज़िले में आयुक्त प्रणाली है और वही व्यक्ति अगर वहाँ पर ट्रांसफ़र होकर जाता है तो वह एसीपी कहलाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहलाएगा। तो पुलिस में आयुक्त प्रणाली का मतलब है पुलिस विभाग को अधिकार मिलना ज़्यादा, मजिस्ट्रियल अधिकार ज़्यादा मिल जाना। तो उत्तर प्रदेश में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी जी ने मजिस्ट्रियल पावर पुलिस को दिया, अर्थात आयुक्त प्रणाली लागू की। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 ज़िले हैं टोटल जहां पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। 3 में अभी हुई है, 4 में पहले हो चुकी है, तो आयुक्त प्रणाली लागू है 7। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी वाले ज़िले कितने हैं? 7 ज़िले। 7 में हम देख लेते हैं, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, वाराणसी है, गाज़ियाबाद है, आगरा है, प्रयागराज है। ये 7 ज़िले हैं। अब हम देखते हैं आईएएस पीसीएस 2023 के करंट के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आएगा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यह एक आया, तो यह स्टैच्यू कहाँ पर है, कैसे है? तो आप देखिए 11 नवंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पे गौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉस्पेरिटी वाली स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यह है यानी बंगलुरु में। अब बंगलुरु का मतलब कर्नाटका, यह कर्नाटक में है। और वहाँ पर नाड प्रभु केम्पे गौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इसी प्रतिमा को यानी नाड प्रभु केम्पे गौड़ा की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस राज्य में है? प्रॉस्पेरिटी वाली जो स्टैच्यू है तो कर्नाटका में है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी में किस भगवान की प्रतिमा को कहा गया है? तो श्री नाड प्रभु केम्पे गौड़ा की प्रतिमा को ये कहा गया है। ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची है, कांस्य प्रतिमा है, ब्रॉन्ज की बनी हुई प्रतिमा है। लेकिन हम एक बात और कहें कि ये जो बनी है तो इस प्रतिमा के जो शिल्पकार है, स्कल्पटर है, गढ़ने वाला स्कल्पटर यानी बनाने वाला है, तो शिल्पकार है राम बी सुतार। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के कौन है शिल्पकार, राम बी सुतार हैं। और ये भी आप देखिए जैसे एक प्रचलन में अब इंडिया में है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो श्री सुतार हैं, श्री सुतार ने गुजरात में
विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक बनी है, 182 मीटर ऊंची है, जिसको कहा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में 182 मीटर ऊंची है, इसको भी डिज़ाइन करने वाले रामवी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है। अब इसके अलावा कुछ स्टैचू और देख लेते हैं, कुछ और मूर्तियों को, जैसा स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है? बिलीफ का मतलब विश्वास, स्टैचू मतलब मूर्ति, यानी विश्वास वाली मूर्ति, जहाँ हम विश्वास करते हैं कि परम शक्ति उसी में है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कर्नाटका में है, वहीं पर स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ बिलीफ किस राज्य में है? राजस्थान में है। भगवान शिव की प्रतिमा है इसमें और यह सबसे ऊंची है और नाथ रामसंद जिले के नाथ द्वारा नगर में स्थापित किया गया। उसके बाद आया कि आपका स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस के बारे में भी आप देखें कि यह जो प्रतिमा है, यह प्रतिमा यह अष्टधातु की बनी हुई प्रतिमा है और साथ में जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है इसमें। तो यह प्रतिमा भी आपकी अति महत्वपूर्ण प्रतिमा के रूप में है। राजस्थान में है यह, जैतपुरा में है यह। तो स्टैचू ऑफ पीस भी राजस्थान में, स्टैचू ऑफ बिलीफ भी राजस्थान में। अब आया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता, यानी समानता की मूर्ति। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह राष्ट्र को समर्पित की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा। और यह जो महत्वपूर्ण स्टैचू है यह हैदराबाद में है, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, समता की मूर्ति कहाँ पर है? तो यह आपका तेलंगाना में है और इसमें जो मूर्ति किसकी है? संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा है इसमें। तो इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला एक क्वेश्चन इसी में है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी यानी मान मर्यादा सम्मान वाली एक स्टैचू। तो ये डिग्निटी वाली आई, तो यह है अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में, और स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। और अगली है स्टैचू ऑफ पीस। ये जम्मू कश्मीर में भी एक है, एक राजस्थान में है और एक जम्मू कश्मीर में है, रामानुजाचार्य की है। तो इस तरह से इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। यह भी हो सकता है कि एक तरफ स्टैचू दे दे, दूसरी तरफ उनके राज्य दे दे, मैच करने का। अब आया आपका उत्तर प्रदेश का पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। तो ईट राइट स्टेशन मतलब यह कहा जाए कि बढ़िया खाएं, बढ़िया पें, बढ़िया आहार मिले ट्रेन में, उस स्टेशन में। तो ईट राइट स्टेशन की बात आ गई। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि FSSAI सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ईट राइट इंडिया आंदोलन किसने शुरू किया? FSSAI ने शुरू किया। ईट राइट इंडिया की टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि सही भोजन बेहतर जीवन टैगलाइन किसकी है? FSSAI की है। ईट राइट रेलवे स्टेशन के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है और 7 नवंबर 2022
को, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया। तो ईट राइट स्टेशन कौन सा है? प्रयागराज है, और ये दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक बात ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत के जितने राज्यों के शासित प्रदेश, इनमें से आज जो घटना घटित तो हुई, मैगजीन में लिखा गया, पेपर के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। कल घटना घटित हुई, इन्हीं सभी में लिखा गया। अब 30 दिन हुई, लिखा गया। अब इसी 30 दिन के अगर आपको केवल उत्तर प्रदेश के देखना है तो उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं घटित हुई होंगी। 30 दिन के छांट लीजिए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया। इसलिए अगर मान लिया कि उत्तर प्रदेश में कोई बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के स्पेशल के बारे में आ जाएगा, और वह देश के बारे में भी आएगा। भाई, देश में अगर हम हर राज्य को अलग कर दें तो आईएएस से पूछा क्या जाएगा? आईएएस का मतलब पूरा देश, तो पूरा देश तो हर राज्य के बारे में तो पूछा जाएगा। लेकिन आईएएस में वो ये करता है कि अगर केरल राज्य लिया तो केरल राज्य की जो लोकल है, छोटी मोटी बातें, उसको नहीं उठाएगा। केरल राज्य में अगर कोई घटना हुई है देश के स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर, नेशनल और इंटर, तो उस क्वेश्चन को, उस चीज़ को लेगा। उत्तर प्रदेश में छोटी मोटी बातें हुई हैं, लोकल है कोई, तो लोकल को आईएएस वाला नहीं उठाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल की कोई घटना हुई है तो वो लेगा। आईएएस कहाँ से पूछेगा? उत्तर प्रदेश में जो घटित हुआ साल भर में नेशनल लेवल की बात, उच्च स्तरीय, उसे पूछेगा। महाराष्ट्र में नेशनल लेवल के वो पूछेगा, ओडिशा का पूछेगा, दिल्ली का पूछेगा, कर्नाटका का पूछेगा, तमिलनाडु का पूछेगा। आईएएस में कहीं दूसरी जगह से नहीं लाएगा, इन्हीं राज्यों की घटनाएं लाएगा। अब मान लिया स्पेशल यूपी की परीक्षा की बात करें तो यूपी वाला क्या करता है? वो भी राष्ट्रीय लेवल की चीज़ें पूछता है, यूपी पीसीएस में भी, क्योंकि वह जानना चाहता है कि जो यूपी पीसीएस दे रहा है, परीक्षा में बैठ रहा है, तो वह नेशनल लेवल की जानकारी रखता है कि नहीं, कि केवल उत्तर प्रदेश की रखता है। तो वह नेशनल भी पूछेगा, लेकिन वह यह भी सोचता है कि यूपी का भी ज्ञान है कि नहीं, तो यूपी की भी पूछ लेगा। तो हो सकता है यूपी की बड़ी बड़ी चीज़ें पूछ ले, यानी नेशनल लेवल की, और ये भी हो सकता है थोड़ा सा लोकल भी पूछ ले। इसलिए अगर कोई ये कहे कि यूपी स्पेशल का करंट क्या है, अरे तो जो यूपी में हुआ है साल भर में वही उसका करंट है। अब कोई अगर यूपी स्पेशल के मैगजीन निकालता है तो मैगजीन जो निकालता है तो वो करता क्या है, इन्हीं से छांट लेता है और दे देता है, यूपी स्पेशल हो गया। मान लिया आपको जाना है और आपको बिहार जाना है, और बिहार यानी बीपीएससी एग्ज़ाम देना है, तो जब बिहार जाना है तो वहाँ पर ये होगा कि साल भर के जो बिहार में घटनाएं घटित है उससे छांट के अलग लिख दिया जाता है, तो बीपीएससी के लिए हो गया और करंट का हुआ मैटर। ना भी आप पढ़ें, पूरी मैगजीन अगर आपने साल भर की पढ़ ली है तो बिहार में जो जो हुआ है वो भी पढ़ा होगा, तो वह उसी का हो गया। इसलिए आपका यूपी स्पेशल जब यूपी दे तो कोई अलग बात नहीं है, बस उसमें से थोड़ा लोकल चीज़ें भी पूछ लेता है। तो अगर ये यहाँ पर आया कि प्रयागराज को हमने उसको एक बेहतर ज़िला के रूप में इसे माना है, तो जब इसमें से ईट राइट स्टेशन का नाम दिया है तो यह यूपी स्पेशल के लिए भी हो गया। लेकिन आईएएस भी तो पूछेगा ये, क्योंकि नेशनल बात भी है, तो दोनों के लिए पूछेगा, तो यूपी स्पेशल भी है ये। अब अगला आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लें, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। यह ध्यान दें, प्रधानमंत्री जी का एक ये इरादा है कि एक उर्वरक है, मान लिया यूरिया, तो यूरिया जो नाम हो और उसमें जो परसेंटेज हो वह सब कुछ है पूरे देश में वैसा ही नाम हो और एक ही रेट हो। अगर एक देश है तो एक ही उर्वरक होना चाहिए, क्यों अब हर राज्य अलग अलग नाम दे यूरिया का, और क्यों अलग अलग करे?
इसलिए एक राष्ट्र एक उर्वरक ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत है। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह जो परियोजना है इसका शुभारंभ कब हुआ? 17 अक्टूबर 2022 को हुआ। आपको ध्यान देना है। अब इसमें से यह कहा जाए कि भारत यूरिया बैग, तो उन्होंने भारत यूरिया बैग भी लॉन्च किया है, यानी उसमें से यूरिया को डिपॉजिट किया जाएगा, रखा जाएगा, ये भी उन्होंने लॉन्च किया। इस तरह से इसकी डेट पूछी जा सकती है। और नेक्स्ट अब पॉइंट लेते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 आया, तो इस 2022 को आप ये देखिए। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी PAI को वर्ष 1994 में स्थापित बंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया एक NGO है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर है, 1994 में बना था, बंगलुरु में बना था। और इसी NGO ने अब पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया है। यह जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया गया। 14 अक्टूबर 2022 को किया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यह 7वां संस्करण था। इस 7वें को आपको समझ लेना है। और इस पब्लिक अफेयर्स जो इंडेक्स है तो यह लोगों के अफेयर, कार्यों आदि के बारे में समझाता है, बताता है, और प्रशासनिक प्रदर्शन कैसे हो रहे हैं राज्यों में उसके बारे में बताता है। इस तरह से अगर हम देखें कि बड़े राज्यों में और सर्वश्रेष्ठ जो प्रशासित राज्य है वह है हरियाणा। क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़े राज्यों में वह है प्रशासित, सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य किसे बताया गया है इस इंडेक्स में? हरियाणा को। और छोटे राज्यों में सिक्किम को बताया गया है। ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम 2 जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में समझें, और वह हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, यानी 2 जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई। एक बात ये जरूर ध्यान देंगे, जो सिविल सर्विसेज चाहे प्रांतीय हो या फिर केंद्रीय हो यानी राष्ट्रीय, यानी कहा जाए अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर कोई जल विद्युत परियोजना शुरू होती है या ताप विद्युत परियोजना शुरू होती है या पवन विद्युत परियोजना शुरू होती है या टाइडल विद्युत परियोजना शुरू होती है, तो उनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप अगर गंभीरता में हैं और गंभीर विचार रखते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं, तो शायद आपके मन में, दिमाग में एक एक तथ्य, एक एक अवधारणा प्रवेश करेगी, स्थापित होगी, और जब आप साल भर पढ़ते हैं तब कहीं आप एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। यदि आपने अध्ययन के दौरान अपने विचार को केंद्रित नहीं रखा, विचार में थोड़ा सा पवन देवता का प्रभाव आ चुका है, तो हो सकता है कि आपको लगे हम पढ़ रहे हैं लेकिन विचार उड़ रहा होगा, तो अल्प समय के लिए आपके दिमाग में बातें आएंगी और फिर भूल जाएंगे। इसलिए सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए जब आप अध्ययन करें तो थोड़ा सा गहराई से, पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित करके चीज़ों को समझें, मनन करें, तब कहीं सफलता मिलती है। सिर्फ हवाई में सिर्फ हवा का ही महल बनता है, वास्तव में वास्तविक महल नहीं बन पाता है। मैं एक आगाह करना चाहता हूँ और आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ
कि अध्ययन को बड़े ही तरकीब से लें, बड़े ही संजीदगी से लें और उसे आप मन से समझें, तुलना करें। शायद मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि कुछ लोगों में कुछ बहुत संजीदगी की, स्थिरता की, व्यवस्था की और अच्छे मन से पढ़ने की कुछ अल्पता होती है। वो अल्पता ख़त्म कर दी जाए तभी एक बेहतर सफलता मिलती है। पुनः मैं बिंदु पर आता हूँ और वह बिंदु यह है कि हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। अब 2 विद्युत जो परियोजनाएं हैं, तो चलिए हम इसमें से देखते हैं वो कौन सी हैं और किस रूप में हैं। तो यहाँ पर 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई 13 अक्टूबर 2022 को। ये आधारशिला हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में रखी गई। तो चंबा ज़िला हिमाचल प्रदेश का है। अभी कल ही मैंने मिशन क्वेश्चंस के बारे में, चंबा के बारे में भी बताया था। इसका मतलब कभी कभी अलग से पूछ लेता है कि चंबा कहाँ पर है, वह हिमाचल प्रदेश में। छोटी छोटी बातें आप तैयार करेंगे तब यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। यू विल बी ऑफिसर आइदर IAS ऑफ PCS एंड ऑल्सो IPS एंड DSP ऑल्सो, तब कहीं ये चीज़ें मिल पाती है। तो चंबा ज़िला हिमाचल प्रदेश में है। इन पनबिजली परियोजनाओं में कौन कौन सी हैं? तो एक है 48 MW की चांजू परियोजना है, तीसरे नंबर की है। तो 48 MW मेगावाट की चांजू तृतीय है, आपको याद रखना है। एक जल विद्युत जो परियोजना है वह है चांजू तृतीय है। दूसरी आ गई 30 MW की देवथल चांजू और दूसरी है देवथल चांजू। इसका मतलब चांजू तृतीय और देवथल चांजू 2 हो गए। लेकिन जो चांजू तृतीय है वह 48 मेगावाट की है, देवथल चांजू है वह 30 मेगावाट की। कभी कभी इनका मेगावाट भी पूछ लेता है, लेकिन ये दोनों नाम आपको याद रखना है। चंबा ज़िले में है, 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कब आई तो हो सकता है डेट न पूछा जाए, लेकिन इन परियोजनाओं का नाम पूछा जाएगा और ज़िला भी पूछा जाएगा। इस आधार से आया। और उसके बाद हम देखें कि भारत में इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, भारत में जल विद्युत क्षमता। अगर मैं भारत में जल विद्युत क्षमता, चूँकि ताप से भी विद्युत बनती है और आपका परमाणु से भी बनती है, पवन से भी बनती है और वह ज्वार से भी बनती है, विभिन्न प्रकार से। लेकिन भारत देश में जल विद्युत की क्षमता कितनी है? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक, तो जो हमारा विद्युत मंत्रालय है भारत का, तो उसने बताया है कि मार्च 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता, यानी भारत की कुल विद्युत की बात हो रही है, ना कि जल और ना ही पवन। विद्युत क्षमता वह आपकी आती है 4,12,212 मेगावाट। इसमें जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों प्रकार की विद्युत शामिल है, जिसमें छोटी जल विद्युत क्षमता अगर हम लेते हैं तो वह है 4,943 मेगावाट। बृहद जल विद्युत इतना आया। तो आप समझिए कि 4,12,212 है ये विद्युत क्षमता 2023 तक। इस पॉइंट को समाप्त करके न्यू पॉइंट लेते हैं जो IAS PCS 2023 के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। अब आया है जो बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। भारत औषध उद्योग ऐसा उद्योग है जो औषधि तैयार करता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की। तो आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा। ध्यान देना है, पूरे विश्व में भी ड्रग यानी दवाएं बनती हैं, औषधियां बनती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरे विश्व में है।
लेकिन अगर हम देखा जाए कि किसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस देश की बड़ी है, किसकी छोटी है, अगर हम बड़ी और छोटी में लेंगे तो आकार समझा जाएगा। तो अगर हम आकार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत देश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी औषधि उद्योग यह तीसरे नंबर में है। और अगर आय के स्रोत के आधार पर पैसों के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व में 14वें नंबर पर है। इसका मतलब ये आपको फैक्ट तैयार करके रखना है, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और विश्व भर में निर्यात की जाने वाली औषधियों में भारत का योगदान 3.5%। जितनी दवाएं निर्यात की जाती हैं भारत निर्यात करता है, श्रीलंका भी करता है, अमेरिका भी करता है, फ्रांस भी करता है, जर्मनी भी करेगा, हर देश कुछ ना कुछ करता है। तो पूरा टोटल अगर हम जोड़ लें निर्यात, उस निर्यात में भारत कितने परसेंट करता है? 3.5% निर्यात करता है। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। कितनी संजीदगी से आप लगे हैं और कितनी जिंदगी से लगे हैं, जीवंतता से लगे हैं उस परीक्षा में, जो आपको और आपके परिवार को, आपको क्षेत्र में और आपके देश को, दुनिया को बदल सकता है। उसके लिए इस प्रकार के प्रश्नों को समझना और बार बार मनन करना, अभ्यास करना, यह आवश्यक होता है, तभी अच्छी तैयारी होती है। मैं आपको ये बताऊं कि इस वर्ष की 2023 की प्री आईएएस की और 2023 प्री पीसीएस की परीक्षा के लिए जो भी आधारभूत चीज़ें हैं वो तो दी जा रही मेरे द्वारा, लेकिन अग्रिम जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं करंट में भी बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको लगभग वीकली और डे बाय डे एक एक चीज़ें आपको तैयार कराता हुआ चलूँगा। और वो परमार आईएएस के चैनल में भी अपलोड होगा। और जब हम ये करेंगे तो निश्चित बात है हम उन प्रश्नों को करंट के साल भर के अपलोड करेंगे परमार आईएएस चैनल यूट्यूब में, और ये भी हो सकता है इंस्टाग्राम आदि में भी हम कुछ और भी वहाँ क्रिया विधियों को संचालित करने का एक प्लान बना चुके हैं। तो जब हम ये करेंगे तो उन प्रश्नों को देंगे जो आईएएस और पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। उनके शब्द कठिन होते हैं, उनको समझना कठिन होता है, लेकिन वही हम तैयार कराएंगे जो आपको वास्तव में सफलता देगी। और यही क्रम मुख्य परीक्षा में भी और साक्षात्कार में भी जारी रखेंगे। जो जो चीज़ें पूछेंगे तो पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में करंट से जुड़ा हुआ, वह देंगे। तो एक हमारा प्लान है, उस प्लान के तहत चलेंगे। और ये भी हो सकता है कि भविष्य में जब आप द्वारा ये पसंद किया जाएगा, आपको एक बेहतर कंटेंट हम देते हैं, तो उसके साथ एक यह हम करेंगे कि ऐप भी हम अपना डेवलप कराएंगे और उस ऐप के थ्रू पूरा कोर्स सिस्टमेटिकली टोटल प्री का, टोटल मीन्स टोटल बोथ पेपर्स और मेन का टोटल और साक्षात्कार का हम ऐप के थ्रू भी देंगे। ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट बन चुका है। इसलिए आपको यहाँ पर एक समझना है कि बल्क ड्रग पार्क की जो आधारशिला है, यानी बल्क ड्रग पार्क जैसा पार्क, यह स्थापित कहाँ हुआ है? तो 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में, ऊना जगह है, ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। एक बात ये भी आती है, आपका सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई या बल्क ड्रग पार्क कहाँ पर है, और केवल ऑप्शन ऊना आएगा एक, और बाकी और ऑप्शन आएंगे। पहलगाम आ सकता है और कुफरी आ सकता है, कोई नहीं तो सिर्फ ऊना भी याद करना है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में यह स्थापित की गई है। ध्यातव्य है कि पहले ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के, तो पहला जो बल्क ड्रग पार्क था तो वह गुजरात के भरूच में रखा गया था और उसे स्थापित किया गया था। तो इस तरह से इस ड्रग पार्क के बारे में यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जो कि आईएएस और पीसीएस दोनों में पूछे जाने की लगभग 99% या 100% संभावना है, वह है मोढेरा। तो मोढेरा आया है, और मोढेरा जो गांव है बहुत महत्वपूर्ण है, गुजरात का गांव है। गुजरात में मेहसाणा जिला है,
तो गुजरात के मेहसाणा ज़िला में मोढेरा गांव है, वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हुई है, पूरे भारत को उसको जो है तो फॉलो करना चाहिए। वहाँ पर सौर ऊर्जा को डेवलप किया गया है और सौर ऊर्जा का प्रबंधन इस रूप में किया गया है कि उसका जो इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट हो तो उस गांव में 24 आवर और 7 डेज यानी मिले। तो पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा गांव जो 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित है, वहाँ पर जल विद्युत नहीं है, पवन विद्युत नहीं है, केवल सोलर प्लेट्स हैं। और चूँकि सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा और उससे हम यूटिलाइजेशन बेहतर करेंगे, और ये भी हम कह सकते हैं कि यह इनोवेटिव भी है, रिन्यूएबल भी है, नया है, इसमें से हमारा कोई लॉस भी नहीं हो सकता। तो मोढेरा गांव के बारे में पूछा जाएगा। तो मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा ज़िले में स्थित है। यह गांव यहाँ स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजा भीष्म प्रथम के शासन के द्वारा किया गया था। मोढेरा को मोढेरापुरा आदि नामों से भी बुलाया जाता है। और 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया था और इसी यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे वाला सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया, यानी प्रधानमंत्री महोदय ने खुद किया। आपका जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सौर संचालित गांव पूर्णतया कौन है, मोढेरा या कहाँ पर है, गुजरात में है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और इस तरह से यह हमें देखें, इसी गांव में मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है तो उसे हेरिटेज लाइटनिंग का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया। और यह जो मंदिर है तो भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल है जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। मतलब और अन्य जगह ऐसा विरासत मंदिर कोई नहीं है जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। और इस तरह से मोढेरा की बात हम समाप्त करके और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया गया। इस सर्वेक्षण में 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के गांव और जिलों को शामिल किया गया। 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। उत्तर प्रदेश पीसीए से पूछा जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 18 नंबर का है इसमें स्थान। तो ये आपको ये देखना है, समझना है। रही बात ये कि जो पहला स्थान इसमें से आया है तो शीर्ष 3 बड़े राज्यों में आया है, तेलंगाना का आया है, और शीर्ष 3 छोटे राज्यों में अंडमान और निकोबार का आया है। इस तरह से और शीर्ष 3 जिले अगर लेते हैं तो भिवानी जिला आता है और हरियाणा का भिवानी जिला आता है। इस तरह से क्वेश्चन से यानी पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आया स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, अब नेक्स्ट आ गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया। और इस तरह से यह हम कह सकते हैं कि इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 7वां संस्करण था और इस जारी किया गया राष्ट्रपति महोदय द्वारा। इसमें ये देखते हैं कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आया, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 6ठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया।
यानी 6 बार लगातार से इंदौर ही नंबर 1 में है क्लीनेस्ट सिटी के रूप में, 6ठी बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर पहला जो ज़िला है मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा है गुजरात का सूरत, तीसरा है महाराष्ट्र का नवी मुंबई और चौथा है विशाखा, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है कि क्रम से बताएं, तो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम ये आते हैं रैंकिंग में। और शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग है। उसके बाद जो लास्ट में आया है, आखिरी स्थान मिला है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर को, यानी आखिरी स्थान दिया गया है। इस तरह से आपका यह भी पॉइंट हम समाप्त करें। नेक्स्ट पॉइंट आया भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उपराष्ट्रपति का नाम जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? यह उपराष्ट्रपति महोदय ने जारी किया। ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन है और ये रिपोर्ट 63 नंबर की है। ये रिपोर्ट प्रमुख रूप से क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कितने नंबर के, 63 नंबर की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, और अगर लाख में कहें तो जीरो ले लें तो 70 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत आए 2021 में। और 2000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 10.6% की वृद्धि हुई है। ये ले भारत में विदेशी पर्यटक आगमन शीर्ष 5 देश, तो शीर्ष 5 देश में पहला यूएसए ले लेते हैं, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा यूके, चौथा कनाडा। यानी भारत में पर्यटन के रूप में सबसे नंबर 1 में यूएसए है, फिर दूसरा बांग्लादेश, तीसरा यूके, चौथा कनाडा। और यह बात 2021 में है। और वर्ष 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए 5 शीर्ष गंतव्य हैं। तो भारत में तो यूएसए, बांग्ला, यूके, कनाडा है। अब भारत के लोग कहाँ गए सबसे ज़्यादा? तो भारत के लोग जाने वाले हैं संयुक्त अरब अमीरात, और सबसे अगर देखा जाए भारत के लोग सबसे ज़्यादा गए हैं संयुक्त अरब अमीरात नंबर 1, नंबर 2 में यूएसए गए, नंबर 3 में कतर गए, और नंबर 4 ओमान आ जाता है, वहाँ पर गए। अब यहाँ पर ये कि एक और नेक्स्ट पॉइंट ले, किंतु यह पर्यटन से जुड़ा ही है। भारत भ्रमण वर्ष 2023, 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल को लॉन्च किया गया है। यानी एक पहल है, एक शुरुआत है, इनिशिएशन है भारत भ्रमण वर्ष 2023, और ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जारी किया है। और इसका मतलब यह है कि पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत भ्रमण वर्ष कौन सा है? 2023 है। और इसमें से यह है कि विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित इसमें किया जाएगा। और अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल योजना में 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित परियोजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी दी। 7 सितंबर 2022 अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आईएएस और पीसीएस दोनों में कि पीएम श्री स्कूल को योजना को मंजूरी कब दी गई? 7 सितंबर 2022 को दी गई। इस योजना का कार्यकाल 5 वर्षों की अवधि के लिए है, यानी 2022-23 से लेकर 26-27 तक। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है योजना कब तक के लिए है? 2026-27 तक के लिए है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास, यानी बच्चों की समझ विकसित हो और जानकारी हो,
उनको चीज़ों की समझ और अच्छी हो जाए, इसे संज्ञानात्मक विकास के रूप में हम लेंगे और इसी विकास पर ये आधारित परियोजना है और यह है जो जारी की गई 7 सितंबर 2022 को। उसके बाद इसी से जुड़ी हुई एक बात जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, किंतु नेक्स्ट है मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। एक मिशन चलाया गया या मिशन व्यवहार में है स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। तो 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में, तो गुजरात में अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस यह कहाँ शुरू किया गया? तो अडालज स्थित त्रिमंदिर में किया गया गुजरात के, और 19 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया ये मंदिर में प्रोग्राम यानी मिशन शुरू किया गया। और नमस्ते योजना, अगला नमस्ते योजना यानी 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना लॉन्च की गई। नमस्ते का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है NAMASTE, नमस्ते। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल, यानी N फॉर नेशनल, A फॉर एक्शन, M फॉर मैकेनाइज्ड और S फॉर्म सैनिटेशन और E फॉर इकोसिस्टम, यानी मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। इसका मतलब है राष्ट्रीय कार्रवाई है लेकिन स्वच्छता के लिए है, तो और वो मशीन से, तो मशीन से स्वच्छता रखनी है पारिस्थितिकी तंत्र की, उसे नमस्ते नाम दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा नमस्ते योजना कब जारी की गई, कब लॉन्च की गई? 17 अगस्त 2022 को जारी की गई और उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, इसे आप समझ लेंगे। अगला आया मंडला, पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। कार्यात्मक रूप से मतलब कार्य करने के मामले में साक्षर जिला पहला है और मंडला को किया गया। तो 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन घोषित किया गया? जो पहला है वह है मंडला, और मंडला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और उसके साथ में चूँकि साक्षरता की बात हो रही, शिक्षा की बात हो रही है, तो इसी से जुड़े हुए कुछ और हम प्रश्न समझ लें। जैसे ये आपका पूछा जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 2001-2002 को सर्व शिक्षा अभियान। और ऐसे ही आपका पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन यानी भारत में जो लोग पढ़े नहीं हैं, शिक्षा का ज़्यादा ज्ञान नहीं, तो उन्हें साक्षर बनाया जाए, लिखना पढ़ना थोड़ा बताया जाए। इसके लिए मिशन शुरू किया गया जिसे कहते हैं साक्षर भारत मिशन। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साक्षर भारत मिशन कब शुरू किया गया? यह 2009 में। मैंने आपसे एक बात कही कि आपको बहुत ही मजबूती से पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये आज पूछे जाएंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी पूछे जाएंगे। इसका मतलब हम जब करंट पढ़ते हैं तो करंट में बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि हमेशा पूछे जाएंगे। तो वह इसी वर्ष के लिए नहीं होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं, इसलिए उनको तो आपको समझना है। जैसा सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 को शुरू हुआ, बार बार पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। इसी तरह साक्षर भारत मिशन 2009 को शुरू हुआ और ये वयस्क लोगों के लिए था, बड़े लोगों के लिए था कि वो भी पढ़ सके। ऐसे आया आगे समग्र शिक्षा योजना। और समग्र शिक्षा योजना है, ये एक ऐसी योजना है कि जो 2025-26 तक के लिए लागू की गई है। 2025-26 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोग पढ़ लीजिएगा 2020 की। इससे जुड़े क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, मेन में भी और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। हो सकता है कि एक मैं वीडियो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बनाऊं, उसके हर पहलू, हर बात को व्याख्या करते हुए और उसके हर पक्ष को, हर डायमेंशन को रखते हुए मैं आपको के सामने वीडियो रखूंगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हुई, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम आया, जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कहते हैं। यह वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए मंजूर हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा न्यू इंडिया लिटरेसी कार्यक्रम कब तक के लिए है प्रोग्राम, ये 2027 तक के लिए है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यू पॉइंट, स्माइल 75। अब स्माइल 75 के बारे में हम देखें तो 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। तो एक तो स्माइल 75 पहल है, शुरुआत है, नया काम है, और ये 12 अगस्त 2022 से शुरू किया गया, नई दिल्ली से शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने क्यों इसे शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की योजना करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की। मतलब अब ये कहा जाए कि जो भिक्षा मांगते हैं, मंदिर में बैठे रहते हैं, मस्जिद में हैं, गुरुद्वारा में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, मार्केट में हैं, गलियों में हैं, भिक्षा मांगने वाले लोग हैं। ऐसे भिक्षा मांगने वाले लोगों को भी कुछ आवास मिल जाए, रहने का मिल जाए, उनके लिए कुछ काम मिल जाए, तो कम से कम ये अपमानजनक भिक्षा मांगने का काम न करें। तो इसमें यह कह सकते हैं कि इसके लिए सरकार ने स्माइल 75 नामक योजना शुरू की है और उनके पुनर्वास की योजना है, उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। और 75 नगर निगम चुने गए और उन नगर निगमों को कहा गया कि वे इन भिक्षा वृत्ति से जुड़े हुए लोगों के लिए वह रहने आदि की व्यवस्था करें। तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्माइल 75 का संबंध किससे है? तो भिक्षा वृत्ति से जुड़े हुए लोगों के आवास के से संबंध में, पुनर्वास के संबंध में है। और उसके बाद ये भी हम देखें कि अगर हम जनगणना के अनुसार देखते हैं तो जो भिक्षा वृत्ति से जुड़े हुए लोग हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा भिक्षा मांगने वाले लोग पश्चिम बंगाल में हैं और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान में आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से इस पॉइंट को समाप्त करते हुए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आया गति शक्ति विश्वविद्यालय। अच्छा, गति शक्ति विश्वविद्यालय आया तो 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पारित कर दिया गया और यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। और कुल मिलाकर के यह जो अधिनियम है और इस अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान है। मतलब ये कहा जाए कि गुजरात के वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान एक है गुजरात के वडोदरा में, और इसी राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय किस संस्थान को बनाया जाएगा? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा को बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। और इस विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र होगा संपूर्ण भारत होगा, यानी संपूर्ण भारत के लोग वहाँ जा सकते हैं और उनसे जुड़ करके और गति शक्ति विद्यालय से यानी वह शिक्षा पा सकते हैं। यह परिवहन संबंधी शिक्षा देगा, बहुविषयक अनुसंधान कराएगा, प्रशिक्षण देगा और भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है। अब रही बात नेक्स्ट पॉइंट, अब लेते हैं जगदीप धनखड़ आए, भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं और ये 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीपीसीएस में कि जगदीप धनखड़ किस नंबर वाले हैं? 16वें नंबर के हैं। आईएएस में इतना सरल नहीं पूछेगा, लेकिन
ये भी हो सकता है आईएएस में भी 2-3 चीज़ें पूछ ले कि उपराष्ट्रपति से कौन जुड़ी हैं, तो ऐसा पॉइंट भी आ सकता है। तो 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं और यह इसमें से और देखा जाए कि 16वें उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन यह कहे व्यक्ति के रूप में वो 14वें हैं। इसका मतलब कुछ लोग कई बार रह चुके, तो व्यक्ति के रूप में 14वें हैं और चुनाव के रूप में वह 16वें हैं। क्वेश्चन जैसा पूछेगा, यानी वह चुनने के रूप में, निर्वाचन के रूप में किस नंबर के हैं, 16 नंबर के। अब व्यक्ति के रूप में वो कितने हैं, 14वें नंबर के। मान लिया 16 बार चुनाव हुए, एक व्यक्ति 2 बार बन गया, एक व्यक्ति 3 बार बन गया, तो व्यक्ति के रूप में कि एक व्यक्ति अगर 3 बार बना लेकिन व्यक्ति के रूप में एक ही रहेगा, और अगर निर्वाचन के रूप में कहे तो 3 जुड़ जाएंगे उसे, इसलिए निर्वाचन की संख्या ज़्यादा हुआ करती है, व्यक्ति के रूप में कम हुआ करती है। तो यह आपको समझना है। अच्छा, जगदीप धनखड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं और 1951 में इनका जन्म हुआ था और अजमेर से ये विधानसभा चुनाव भी जीते थे। और इस तरह से यानी इनके संबंध में क्वेश्चन आ सकते हैं। 14वें नंबर के व्यक्ति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में ये विराजमान हैं। अगला आया बुरहानपुर, पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, यानी हर घर जल। भारत सरकार ने एक योजना जारी की है कि भारत के हर घर में हम पाइपलाइन के थ्रू जल पहुंचाएंगे और हम वहाँ पानी की बड़े बड़े जो है तो टैंक लगवाएंगे और उनके थ्रू हम वाटर सप्लाई करेंगे, थ्रू पाइपलाइन जाएंगे। और इसीलिए अब हर गांव में, पूरे भारत में जाकर खुदाई हो रही है, पाइपलाइन पड़ रहे हैं और वह हर घर जल योजना के तहत है। और लेकिन यह भी हम कहें कि भारत में कोई ना कोई पहला ज़िला होगा जहां पर लगभग हर घर में पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंच गया है, तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ज़िला है और वहां पर सबसे पहले पहुंच गया, इसलिए वह पहले ज़िला के रूप में है। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ज़िला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित हो चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे आप तो कर लेंगे। और एक बात ये भी आती है कि जो हर घर जल पहुंचाना है थ्रू पाइपलाइन के माध्यम से, तो इसका वर्ष 2024 रखा गया है। क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा कि हर घर जल मिशन का लक्ष्य कब तक का है, वर्ष 2024 तक का है। अब यहाँ पर ये देखिए, जिला के अलावा कोई एक ऐसा राज्य होगा जो ओवरऑल हर घर में जल पहुंचा चुका होगा या लगभग पहुंचाने की स्थिति में होगा, तो गोवा एक ऐसा राज्य है जिसे पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य माना गया है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं और एक 2024 तक है। 3 क्वेश्चन हुए, तीनों क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भारत नवाचार सूचकांक 2021। भारत में नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई आर्थिक प्रणाली है, नए संसाधन है, नई तकनीक है, नए ख्यालात हैं, नई बातें हैं, नई शिक्षा प्रणाली है, नई शिक्षा नीति है, विभिन्न प्रकार की नई चीज़ें आ रही, नई पूजा नीति भी है। तो इस तरह से नवाचार हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। तो भारत में क्या क्या इनोवेशन और हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नवाचार हो रहा है, तो इसके लिए सूचकांक तैयार किया गया। तो 2021 में भारत नवाचार सूचकांक आया। तो नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 से भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया। तो सबसे पहली बात यह कि भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग करता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि नीति आयोग 2014 के पहले नहीं था और भारत जब स्वतंत्र हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये सोचा था कि भारत देश के विकास के लिए योजना बनाई जाए, फिर उनका कार्यान्वयन किया जाए। तो इस संदर्भ में उन्होंने सोचा कि योजना कौन बनाएगा, तो एक समूह का निर्धारण उन्होंने किया, एक आयोग का किया जिसे योजना आयोग नाम दिया गया और उन्होंने मंत्रिमंडल के माध्यम से ही स्वीकृति दे दी थी।
वह योजना आयोग चला रहा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें लगा कि योजना आयोग पुराने ख्यालातों वाला है, पुरानी परंपरागत विचार वाला है। अब आधुनिक समय आया है, लोग बदले हैं, तकनीक बदली है, विधाएं बदली हैं, प्रणालियां बदली हैं, इसलिए यहाँ पर योजना बनाने का ढंग बदलना चाहिए। ढंग तब बदलेगा जब संस्था ही नई आ जाए। तो उन्होंने मंत्रिमंडल के स्वीकृति के बाद वो बना था, तो मंत्रिमंडल के स्वीकृति के बाद उसे ख़त्म करके उसकी जगह नीति आयोग आता है और नीति आयोग ही भारत नवाचार सूचकांक जारी करता है। और 2019 से पहला सूचकांक इन्होंने जारी किया था और 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक जारी किया गया। 21 जुलाई 2022 को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 कब जारी किया गया। 21 जुलाई 2022 को किया गया। यह तृतीय संस्करण है, यानी तीसरे नंबर वाला है। और यहाँ पर 28 राज्य, यानी सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किए गए थे। और अगर भारत नवाचार सूचकांक में हम देखें कि शीर्ष बड़े राज्यों में और जो प्रथम स्थान पर आया हो, तो प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, यानी नवाचार अच्छा होता है, यहाँ पर बेहतर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नवाचार सूचकांक 2021 में पहले नंबर में कौन है, वो कर्नाटक है, दूसरे में तेलंगाना है, तीसरे में हरियाणा, चौथा में महाराष्ट्र। लेकिन अभी यहाँ पर हम ये भी कहें कि इसमें अगर सबसे नीचे की बात करें तो अंतिम स्थान पर यानी छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ सबसे नीचे 17वें नंबर पर है, पायदान पर है, तो छत्तीसगढ़ 17वें स्थान पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम स्थान पर कौन है, छत्तीसगढ़ है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में देखें तो वहाँ पर चंडीगढ़ सबसे ऊपर है और साथ में उत्तर पूर्वी अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो मणिपुर है। लेकिन सब ओवरऑल अगर पूछता है तो कर्नाटक सबसे ऊपर है। अब उसके बाद हम इस पॉइंट में अन्य चीज़ें ना देख करके नेक्स्ट न्यू पॉइंट लेते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। एक क्वेश्चन आपका 16 जुलाई 2022 का पूछा जा सकता है और इसकी कुल अनुमानित लंबाई है 296.07 किलोमीटर है, यानी 296 किलोमीटर है इसकी अनुमानित है इसकी लंबाई। उसके बाद नेक्स्ट न्यू पॉइंट आया NIRF इंडिया रैंकिंग्स। तो यह है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। तो इस रूप में है, तो NIRF, इससे आप पढ़ लीजिएगा, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 16वां राष्ट्रपति चुनाव आया। तो संविधान के अनुच्छेद 62 में इसका प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति, निवर्तमान राष्ट्रपति है, उसके रहते ही दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 62 में है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है, अंडरलाइन करिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करता कौन है, तो निर्वाचक मंडल करता है, भारत की जनता नहीं करती है, निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन रहता है, राम श्याम मोहन या कौन से रहते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करेगी, जनता नहीं भारत की करेगी, निर्वाचक मंडल करेगा। और ये बात 54 आर्टिकल में है। लेकिन उस निर्वाचक मंडल में रहेगा कौन? तो दो प्रकार के लोग हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, ना ही लोकसभा ना राज्यसभा के, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
और दूसरा आया राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं में भी मनोनीत नहीं रहेंगे, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और राज्यों की विधानसभाओं के, अगर राज्यों में विधान परिषद है वो नहीं, विधानसभाओं के, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है उसके नहीं, विधानसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है तो वहाँ के भी वो शामिल होंगे। इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में भी विधानसभाएं हैं दोनों जगह, तो यहाँ के विधानसभाओं के लोग भी यानी शामिल होंगे। और इस तरह से दो प्रकार के लोग इस चुनाव मंडल में, निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं और चुनाव होता है। बात यहाँ पर आई कि हमने ये कहा और सोचा कि लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर से शामिल नहीं होते, जिन्हें नॉमिनेट राज्यपाल कर देता है राज्यों में, और केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा की बात आई राष्ट्रपति करता है, तो नहीं होंगे। लेकिन इसका जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, और ऐसा जो कहा गया है वह आर्टिकल 55(3) मैंने जो अभी अभियान बनाया है नए ढंग से, तो ये एक एक चीज़ें आपके जिह्वा पर होंगी, जुबां पर होंगी, सब कुछ आप ये तैयार करेंगे। और तभी मतलब यह है कि यदि आप मुझसे कनेक्ट होते हैं, मतलब ओनली सिलेक्शन, क्योंकि मेरा जो एक प्लान है, जो स्ट्रेटजी है, वह स्ट्रेटजी यह है कि प्री मेन इंटरव्यू की वो सारी चीज़ें की जाए जो कि एग्ज़ाम में आता है। इसका मतलब है इफ़ यू हैव टू कनेक्ट विद मी इट मीन्स देयर इज़ ओनली सिलेक्शन। अब यहाँ पर हम देखें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार ये पद्धति है, लेकिन मत कैसा पड़ेगा आप लोग गौर करिए। कुछ लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, बस आनुपातिक शब्द सुन लिया है, काम खत्म। अरे उस अनुपातिक शब्द को अपने मानस पटल पर विराजमान कराएं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये तो पद्धति है, लेकिन मत कैसा होगा? एकल संक्रमणीय मत होगा। तो एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग करते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग करते हैं। निर्वाचक मंडल होता है और निर्वाचन मतदान गुप्त होता है। जब मतदान होगा गुप्त होगा, ऐसा नहीं कि दिखा करके करें कि नहीं मैं फला को मत दे रहा हूँ, यानी सांसद विधायक कहें कि नहीं दे रहे हैं। तो निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, तो मतदान गुप्त होगा। और जो ये इलेक्शन हुए 16वां राष्ट्रपति चुनाव था, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से नंबर का था, 16वां। और 16वां राष्ट्रपति चुनाव जुलाई 2022 से संपन्न हुआ। भारत के नए राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में 15वें के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई हैं व्यक्ति के रूप में, और चुनाव के रूप में 16वां चुनाव था। निर्वाचन है 16वें राष्ट्रपति चुनाव ये हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी थे राज्यसभा के। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद वैध प्रत्याशी के रूप में 2 लोग बचे थे, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। लेकिन जब मत पड़ गए तो यहाँ पर ये देखा गया कि द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया व्यक्ति के रूप में। और 25 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। आपको पता है CJI चीफ जस्टिस ऑफ